सिद्ध का और पवन जी का तथा सिद्ध संस्था के सभी मित्रों का अभिवादन है, अभिनंदन है कि आपने ये विषय रखा। मित्रों, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आप तो सभी विषय जो उठाते हैं महत्वपूर्ण ही होते हैं। मैं पूरी सामर्थ्य से प्रयास करूंगा कि संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करूं। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 से ही और 26 जनवरी 1950 तक आते आते भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के कोई भी जो आधुनिक बौद्धिक और जो परंपरागत पंडित हैं वे भी किसी कारण इसका संज्ञान सामान्यतः नहीं लेते, अपवाद को छोड़कर। क्या हुआ कि जो ये प्रचार हो गया कि वोटिंग राइट मिल रहा है, कोई अद्भुत चीज है सरकार बनाने के लिए, तो जन साधारण ने तो उसको समझ लिया कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, हम सदा से ही राजा बनाते रहे और इस बार जरा ये ढंग चला है वोट का। लेकिन ये जो आधुनिक अर्थात मुख्यतः यूरो इंडियन या एंग्लो, उनको बड़ा गर्व हो गया कि हमने कोई अभूतपूर्व कदम उठाया है और हम कोई बहुत बड़ी चीज, यानी स्वयं ही एक अपने ही समूह के भीतर आत्ममुग्धता ले आए। कोई बहुत बड़ी, पहले प्रोपेगेंडा शुरू किया, अरे जबरदस्त हो गया, अद्भुत हो गया, ये नया राष्ट्र बन रहा है, अमुक हो रहा है, इस प्रकार का प्रचार किया। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी सिवाय उनके जो शासन चला रहे थे, शेष सब लोगों ने इस प्रोपेगेंडा को आत्मसात कर लिया कि हाँ भाई हमारा राज आ गया है। अखबार मीडिया ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और मुख्य बात यह है कि जो नया शासन आया वो इंग्लैंड के शासन की निरंतरता में नहीं था, केवल उसे दिखाया गया, क्योंकि उसकी जो प्रशासन की संरचना थी, प्रशासनिक ढांचा था, वो ब्रिटिश था। लेकिन जो जवाहरलाल जी थे उन्होंने सोवियत संघ से प्रेरणा ली और उन्होंने पश्चिमी यूरोप से हटकर ऐसा किया कि शिक्षा और संचार माध्यम आदि सब में शासन का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। यहाँ तक कि पहले, अभी उस समय की बात कर रहे हैं, 1980 के बाद स्थिति बदली है, विशेषकर 90 के बाद। यहाँ तक कि पहले व्यापार उद्योग सब पर शासन सीधे नियंत्रण रखेगा, यानी व्यापार किन चीजों का करना है, कैसे करना है, उद्योग कैसे करने हैं, ये सब भी शासन ही बताएगा। ये पश्चिमी यूरोप में कहीं नहीं होता, संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं नहीं होता। तो ये कहाँ होता है? ये होता है सिर्फ कम्युनिस्ट देशों में, और वो यहाँ होने लगा। और इसको ये कह दिया गया कि साहब जनता का राज है, जनता का राज। इस प्रोपेगेंडा से आत्ममुग्धता के कारण जो बौद्धिक लोग बनते हैं, अपने को मानते हैं केवल इसलिए कि विश्वविद्यालय में कहीं कोई नौकरी करते हैं या पत्रकार आदि हैं, उन्होंने भी इस विषय में पूरा बौद्धिक प्रमाद का या आलस्य का परिचय दिया, मान लिया हाँ शासन तो हमारा ही। यानी राइट टू वोट इज नॉट राइट टू रूल। वोट देना शासन करने का अधिकार नहीं देता, वोट देना केवल शासन के ढांचे में से वर्तमान जो ढांचा है उसके एक अंग विधायिका में पहले से बने हुए जो दल हैं उनमें से किसी एक दल के प्रतिनिधि को चुनने की स्वतंत्रता देता है, बस। और ऐसे कह दिया कि आप ही शासन चला रहे हैं। तो आज के विषय से इसका संबंध ये है कि इसके कारण ये भ्रम हो गया कि भारतीय समाज जैसा था, अंग्रेज चले गए, मुसलमान तो देश में शासक, वैसे तो अंग्रेज भी आधे भारत में ही शासक थे, शेष आधे भारत से उनकी संधियां थी राज्यों से, लेकिन और मुसलमान जहाँ छुटपुट थे वो भी अब मुस्लिम शासन भी नहीं है। तो अब हिंदू शासन आ गया मोटे तौर पे, या भारतीयों का शासन आ गया। तो इसलिए अब कोई समस्या नहीं है, जैसा भारतीय शासन कर रहे थे वो चाहे तो वैसा शासन कर सकते हैं। तो अब सारा अध्ययन होने लगा इस भाषा में कि किसी कोई भी विषय लें, जैसे समाज और राज्य का क्या संबंध है, तो वो उसी ढांचे में देखेंगे। वोट देने का अधिकार है, जनता ही शासन बनाती है। शिक्षा क्या है, तो मान लिया कि शिक्षा वही है जो शासन चला रहा है, और ऐसे ही शिक्षा तो होती है, और ठीक है यही शिक्षा है, और इस शिक्षा को ही तो लोग ग्रहण करेंगे, और क्या ग्रहण करेंगे। और शासन कैसे होगा, तो शासन ऐसे ही तो होगा, जनता से चुनकर आते हैं और फिर वो जो जनता उनको कहती है वो करते हैं। उसमें इस भ्रांति में
संविधान की जो सुंदर संरचना है उसने भी योगदान दिया कि संविधान में क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, यानी आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये माना जाता है कि जो एमएलए हैं या एमपी हैं वो जिस क्षेत्र से चुने जाते हैं वो उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं के प्रतिनिधि हैं। तो इससे ये मान लिया गया कि जो अधिक जिस दल के सांसद चुने गए हैं वो अधिक बड़े क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और उसकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अब ये देखने में बड़ा भोला, जिसे ब्लिसफुल इग्नोरेंस अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही भोला भाला अज्ञान, अज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि ये नहीं देखा कि दलों की संरचना क्या है। तो ये जो दलों की संरचना है जिसका कि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, एक नकल कर ली कि यूरोप में चल रहा, तो उसका अलग से उल्लेख कर देते तो सही होता, वो नहीं हुआ। नतीजा ये है कि दलों की अधिकांश संरचना कम्युनिस्ट पैटर्न पे हो गई, यानी कोई समाजवादी है, कोई राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद भी वही तर्क कहलाया, कोई अमुकवादी है, कोई तमुकवादी है। अब इनमें से कोई भी वाद भारत की जनता से तो कोई अपरिचित थे ना, लोगों को पता ही नहीं था, ये कोई अबूझ सी चीज है ना, किसी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अच्छा ही होगा, हमारे घर का लड़का है, सुन के गया है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, कोई ठीक ही बोल रहा होगा। लेकिन वो जो बोल रहा था वो अबूझ था। समाजवाद भारत के लिए एक अबूझ शब्द है, पता नहीं क्या है समाजवाद। पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अबूझ है, क्योंकि वो तो समाजवाद को ऐसे कर रहे थे कि जैसे समाज के हित के लिए है। सारा संसार जानता है कि समाजवाद का अर्थ होता है एक पार्टी का अपने नेशन स्टेट के टोटल रिसोर्सेज पर टोटल कंट्रोल। अब इसका समाज से क्या लेना देना, समाज की हत्या ही समाजवाद है, समाज का हनन ही समाजवाद है, समाज का विनाश ही समाजवाद है, समाज का पर राज्यकर्ताओं का पूर्ण नियंत्रण ही समाजवाद है। ये किसी को पता ही नहीं था। अब इसी तरह राष्ट्रवाद चल गया है, तो राष्ट्रवाद लोग सोचते हैं कोई राष्ट्र की भक्ति होगी। अरे भाई, राष्ट्रवाद क्या बता, कोई एक आइडियालॉजी है। आइडियालॉजी तो कुछ लोगों के दिमाग की खुजली होती है या कुछ विचार होता है, आइडियालॉजी से क्या मतलब। तो एक तो ये समस्या हो गई, ये विषयांतर न हो जाए इसलिए बहुत संक्षेप में कह रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि वर्तमान में क्या संबंध है उसको मान लिया कि सदा से यही संबंध था। एक बड़ी विचित्र घटना हुई, बहुत ही विचित्र। माने एक और तो जितना नहीं भी हुआ आधिपत्य, जैसे मुसलमानों का भारत में कहीं भी अकेले इस्लाम का शासन नहीं था, जहां भी था हिंदू मुस्लिम साझा शासन था, थोड़े इलाकों में था हिंदू मुस्लिम साझा शासन, क्योंकि मुस्लिम शासन वो होता है जिसमें सेनापति तो कोषाध्यक्ष यानी खजाना देखने वाला और सारे ही महत्वपूर्ण विभाग मुसलमानों के पास हों। ऐसा तो कोई शासन ही भारत में नहीं था, तो वो सब हिंदू मुस्लिम साझा शासन कहलाएगा। तो उसको कह दिया कि मुस्लिम शासन, इतना हल्ला मचाया। और ब्रिटिश शासन भी अंततः तो भारतीयों के सहयोग से था, अंग्रेज तो सारे आए नहीं थे, केवल नियंत्रण कर रहे थे, तो उसे भी क्या कहेंगे, भारतीय और अंग्रेजी या हिंदू इंग्लिश साझा शासन, या भारतीयों का और अंग्रेजों का साझा शासन कहेंगे तकनीकी ढंग से, वो भी नहीं कह रहे हैं। उसकी बजाय ये कहा शासन था, शताब्दियों गुलाम थे, ऐसा था वैसा था, मुसलमान 800 साल राज्य किए, अंग्रेज कुछ लोग कहते हैं 200 साल राज्य किया। मैंने रानी विक्टोरिया 1 नवंबर 1858 को घोषणा कर रही है कि आज से मेरा भतीजा हमारे हिस्से के भारत का पहला वायसराय होगा, ब्रिटिश भारत का, और हम भारत के अपने मित्र राजाओं से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हम उन्हें वचन देते हैं कि हम उनकी सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके उत्तराधिकार प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके राज्य के शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? रानी विक्टोरिया। और भारत के सभी पार्टियों के नेता, जिसमें वर्तमान पार्टी भी शामिल है, उन सबके नेता विक्टोरिया से बढ़कर विक्टोरिया के अंग्रेजों के सेवक हैं। 200 वर्षों की गुलामी, यानी कोई अंग्रेज नहीं न मान रहा, न लिख रहा, न कह रहा है, और आप कह रहे हैं 200 वर्षों से अंग्रेज शासन था। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि वो जब चले ना, वास्को डी गामा आया, तभी से आप गुलाम हो गए लेट के साथ, जब वो किनारे उतरा, और बड़े लोकप्रिय हो गए भाषण दे देके। ऐसे भी लोग हैं भारत में। 500 वर्षों की गुलामी, 800 वर्षों की गुलामी। इससे क्या होता है कि मूल प्रश्नों पे ध्यान ही नहीं गया। जो आज आपका प्रश्न है कि भाई शास्त्र का और लोगों का क्या संबंध होता है, तो इस विषय में भी कुछ ऐसे मान लिया कि जो होता है वही होगा। लेकिन शास्त्र का और लोगों का संबंध राज्य की संरचना पर निर्भर करता है। राज्य कैसा है, क्या राज्य लोक को मान्यता देता है, क्या राज्य लोक के ज्ञान को मान्यता देता है, क्या राज्य शास्त्र को मान्यता देता है, इस पर निर्भर है।
बहुत संक्षेप में मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े विषय को समेटने की। तो भारत में शास्त्र और लोक का क्या संबंध रहा है, इसे अगर सामान्य ढंग से देखें तो अलग स्थिति बनती है। और 1947 के बाद जैसी शिक्षा चली और उस शिक्षा में सभी को शिक्षित किया गया, कोशिश किया गया जो भी पढ़े लिखे वो उसी शिक्षा में शिक्षित कहलाए, उसकी शास्त्र से जो दूरी है वो बिल्कुल अलग स्थिति है। तो एक तो इसको ध्यान देना चाहिए कि क्या शास्त्रों का या धर्म शास्त्र का, सामान्यतः अभी हिंदू से ही लें अपन मोटे तौर पे, उससे बात स्पष्ट होगी, फिर इस्लाम ईसाइयत की कोई अलग चर्चा करेंगे। हिंदू समाज का धर्म शास्त्रों से, सामान्य हिंदू, हिंदू में यहाँ जिन्हें वनवासी कहा जाता है और अनुसूचित जाति जनजाति जो भी कही जाती है वो सब अभी फिलहाल अपन सुविधा के लिए ये लेंगे कि इनका क्या संबंध शास्त्र से रहा है और क्या है। तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्य जो है भारत में, जो परंपरा से राज्य है, उसको तो कोई अपने मन से शिक्षा देने का और अपने मन से कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है धर्मशास्त्रों में। राज्य ना तो ये तय कर सकता कि शिक्षा क्या हो और ना ये तय कर सकता कि कानून क्या बनाए। कहने को उन्होंने उसकी नौटंकी में या उसके अनुसरण में या अपनी प्रेरणा से कह दिया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। बेचारे भारत के लोगों को पता भी नहीं था कि संविधान क्या बन रहा है। स्थिति ये है कि कम से कम सभी पार्टियों से मेरा, हम तो भाई अपने को समझते हैं कि हम भारत के हैं तो सारे दल हमारे हैं, तो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेस, भाजपा सभी में हमारे मित्र हैं। तो मैं 50 ऐसे मंत्रियों को जानता हूं जिन्हें वस्तुतः पता नहीं है कि संविधान में क्या है। तो जनता को क्या पता रहेगा, पूरा नहीं पता, अपने काम की कोई एक चीज पता है। उस संविधान को आपने कह दिया कि भारत के लोगों ने बनाया है, बहुत बढ़िया। उसकी भारत के चिंतन से, भारत की ज्ञान परंपरा से, भारत के शास्त्र से क्या संबंध है? जी कुछ नहीं है, बस वो भारत के लोग ने बनाया। तो भारत में तो राजा को यह अधिकार ही नहीं था कि वो कानून बनाए। राजा का काम है कि जो परंपराएं हैं, और दुनिया में है वैसे, आप इंग्लैंड का देख लीजिए, यूरोप के किसी भी देश का देख लीजिए, लॉ की जो परिभाषा है अंतरराष्ट्रीय, तो लॉ का प्राइमरी सोर्स है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। आज भी यही है सारे संसार में। सारे संसार से मतलब है अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को ही हमारे लोग जानते हैं, मुस्लिम को तो गिनते ही नहीं है। तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में भी लॉ का प्राइमरी सोर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, यानी लोगों की प्रथाएं और परंपराएं। भारत में भी यही था। तो राजा का काम है कि उन प्रथाओं और परंपराओं में कोई ऐसी चीज हो जो झगड़ा पैदा करती है, कलह पैदा करती है। तो हमारे लिए शास्त्रों ने उसको कहा कि सामान्य धर्म का अनुशासन आवश्यक है ना। सामान्य धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, अधिक उपभोग नहीं करना, उपभोग में मर्यादा आदि जो उसके सामान्य धर्म है, जिसको मनु ने दशकम धर्म लक्षणम कहा। अन्य स्मृतियों ने, किसी ने महाभारत में उसमें 21 सामान्य धर्म बताए, उसी को सामासिक धर्म कहा। तो ये क्या है? ये सभी मनुष्यों के द्वारा, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए, हिंदू मुस्लिम ये तो कल्पना ही नहीं है शास्त्रों में। तो क्या है कि ये समस्त मनुष्यों के द्वारा पालनीय सामान्य धर्म है ना। जैसे समुदमस्तपा शौचम शांति राज्य मेवच धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। तो ये 10 धर्म मनुष्य मात्र के द्वारा पालनीय है। पालन करेंगे तो अधिक सुखी रहेंगे, नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे। तो ये सामान्य धर्म का अनुशासन रखते हुए देश के सभी हिस्सों के लोग अपनी अपनी प्रथाओं और परंपराओं का पालन भली भांति कैसे करते रहें, यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है बस। उसी को उस समय कहते थे वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन। तो वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन ही राज्य का धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही सनद धर्म है। तो वो तो रहा नहीं। उसकी बजाय जो नया राज्य आया है, वो संविधान के अनुसार भी जो हमारे नेता हैं, योग्यता हो या नहीं, लेकिन माइंडसेट उनका लेनिन और स्टालिन वाला है। योग्यता उतनी सच में नहीं है कि उतने बड़े हत्यारे नहीं है। लेनिन और स्टालिन तो भीषण हत्यारे थे, नृशंस, पैशाचिक। और भारत में उतनी हत्या संभव भी नहीं है, जाति प्रथा है, बाकी चीजें हैं, आप मारोगे तो वो मार देगा, है ना। दूसरे देखा तो हमने, जरा सा एक स्वर्ण मंदिर में भिंडरा वाले पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने बदला ले लिया। तो जवाहरलाल वगैरह ज्यादा चतुर थे, वो जानते थे कि लेनिन और स्टालिन की नकल तो करनी है लेकिन होशियारी से करनी है। ऐसे नहीं करना है कि हम हत्या करें क्योंकि कभी भी हम मार डाले जाएंगे।
तो भारत में तो ये संभव ही नहीं है कि आप मनमानी करें। तो वैसे नहीं किया, राइट टू वोट दे दिया, लेकिन आपने उनको तो कुछ गिना ही नहीं। आपने यानी संविधान भी कहता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, आप अपनी जनता के प्रतिनिधि हैं। भारत की परंपरा भी है कि शासन समाज का प्रतिनिधि हो, राज्य दीप्तौ धातु है, जो राज्य जहाँ शोभित होता है वही राजा है। तो जो अपने समाज की शोभा हो, जो अपने समाज की प्रथाओं परंपराओं और ज्ञान का संरक्षण करे, वो वहां का राजा। तो ना तो हमारे राज्य की परिभाषा में ये है और ना ही संविधान में कहीं दिया गया है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की तर्ज पे हर पार्टी अपने को चुनी जाती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत और अपने को जन उद्धारक मानती है और चेलों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, यानी पार्टी वर्कर्स की, और वो उद्धारक और मसीहा और ऐसे बताते हैं कि यही तारेंगे भारत को। ये तो असंवैधानिक भी है ना। नेता जन उद्धारक है, ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है, वो जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ये अभारतीय भी है, अशास्त्रीय भी है, असंवैधानिक है, लेकिन 76 वर्षों से यही चल रहा है। जवाहरलाल जी जन उद्धारक थे, फिर अटल जी हो गए जन उद्धारक, या राजीव गांधी या इंदिरा गांधी या मोदी जी उद्धारक, ये तो सब उद्धारक हो गए। तो उद्धारक का तो संविधान में कहीं स्थान ही नहीं। अब जब उद्धारक हो गए तो जन उद्धारक नेताजी हो गए असंवैधानिक संविधानेतर सत्ता से, तो वो तय करते हैं कि क्या शिक्षा हो। तो जवाहरलाल ने तय किया कि भाई ये तो रिडंडेंट है संस्कृत वगैरह और शास्त्र, ये क्या पढ़ाना है ना, क्योंकि पादरियों ने कह दिया था कि ये सब फालतू है, ये तो अज्ञान है। उतना भद्र ढंग से नहीं कहा उन्होंने, तो कहा कि मतलब उतना भद्र ढंग से भारतीय नेता कैसे कहेगा, उन्होंने तो कहा था मैकाले ने तो यही कहा था ना कि एक हमारे यहाँ की किसी भी एक लाइब्रेरी की पुस्तकालय के एक कक्ष में जितनी पुस्तकें आती हैं उनमें जो ज्ञान है वही ये भारत के सारे शास्त्रों का ज्ञान है। तो रिडंडेंट है, बेकार है। इस्लाम, ईसाइयत और मार्क्सवाद तीनों का ये सिद्धांत भी है कि जब वो उनके प्रवर्तक आते हैं तो उससे पहले का सारा ज्ञान रिडंडेंट हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। उस समय सार्थक रहा होगा, आज से वो रद्द। तो ये कांग्रेस ने भी मान लिया कि अब हम आए हैं तो पुराना सारा ज्ञान रिडंडेंट है, त्याज्य है, रद्द है। तो संस्कृत क्यों पढ़ाना, अलग से संस्कृत का दे देते हैं इसलिए कि ताकतवर हैं लोग, ब्राह्मणों का समाज में सम्मान होता है, पंडितों का सम्मान होता है, तो संस्कृत की भी पढ़ाई खोल दो। जैसे अंग्रेजों ने खोल दिया था संस्कृत, पहला कॉलेज जो काशी में खुला वो तो अंग्रेज ने ही खोला था ना, और बाकी पंडितों ने विरोध किया था, लेकिन अंत में वही लोग पंडित कहलाए जिन्होंने उसकी वारेन हेस्टिंग्स की पालकी ढोई। और वो इस भावना से तो नहीं ढोई थी कि जो कहा गया था कि वो पालकी ढो रहा था तो ब्राह्मणों से जोर जोर से बोला तो उन्होंने श्राप दे दिया तो अजगर हो गया। वैसे तो इस भावना से उसको श्राप देने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही पादरी ब्राह्मण लोग ढोए पालकी और खुश हो गए कि वाह वाह संस्कृत कॉलेज आ रहा है, संस्कृत कॉलेज बना रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स बहुत बड़े उद्धारक हैं। वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में मुकदमा चल रहा है कि तू बदमाश है, झूठा है, लुटेरा है। और यहाँ तो आपस में संवादहीनता, चाहे उस समय की मारकाट जो होती थी मुसलमानों हिंदुओं में आपस में, जिस कारण से भी तो बहुत से लोग कुछ जानते ही नहीं थे, जो जानते थे वो किसी अन्य चीज में लगे थे, शायद उनको उखाड़ फेंकने में या जिसमें भी। खैर अभी का विषय ये है कि संस्कृत कॉलेज खोल दिया अलग से, क्योंकि संस्कृत बोलने वालों का समाज में सम्मान है या पंडितों का सम्मान है, और संस्कृत पढ़ने वाले भी अभी परंपरा से बहुत से लोग आज भी विद्यमान है, तो उनको भी खुश कर दो, इसलिए संस्कृत है। लेकिन बाकी तो वो रिडंडेंट है ना, हम आ गए ना शासन में, जवाहरलाल जी आ गए, वही पंडित जी भी हैं, ये भी कहलवा दिया वो कुछ नहीं जानते। अब पंडित जी आ गए तो सारा पांडित्य रिडंडेंट है, रद्दी है। शिक्षा में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा, जिसे वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन कहते हैं। तो उससे कहाँ संबंध बचेगा समाज का। जो आपका प्रश्न है कि भाई शास्त्रों से समाज का क्या संबंध है, तो शास्त्रों से समाज का संबंध तो बदल दिया 15 अगस्त 1947। तो शास्त्रों से समाज, एक तो इस तरह का डिवीजन ही भारत में नहीं था, ये जानना चाहिए, क्योंकि ये तो यूरोपियन डिवीजन है ना, फोक और क्लासिक, पूर्णतः यूरोपीय डिवीजन है। शास्त्र अलग हैं और लोक अलग हैं, ये भारत में तो कहीं भी नहीं कहा गया है, कोई शब्द ही नहीं है। लोक और वेद है तो वेद अलग बात है, लेकिन शास्त्र क्या है, शास्त्र वही है जो लोक में प्रचलित है, उसे ही शास्त्र हमारे यहाँ कहा गया है। किसी भी धर्मशास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि हम ऐसा बता रहे हैं। मनु का ये कहना, वो कहते हैं ऐसे होता है, वर्ण ऐसे हैं, आश्रम ऐसे हैं, शासन ऐसा रहता है, अच्छा शासन ऐसा होता है, बुरा शासन ऐसा होता है। किसी भी स्मृति में, जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं, उसमें ये तो कहा ही नहीं है कि ये मनु का निर्देश है,
कहीं कहीं एक आध शब्द भले आ जाए अब्रवीन मनु को समझाने के लिए कि जैसे एतम सामासिकम धर्मम चातुर्वर्णे अब्रवीन मनु, मनु ने कहा कि ये सामासिक धर्म है। कौन सा? ये सब सत्य, अहिंसा, शांति आदि। तो इतना तो बता दिया। तो वहां भी अर्थ यह है कि भाई पूरा समाज ही इसको मानता है, तो इसलिए सामासिक धर्म। तो धर्मशास्त्र जो हैं वो तो लोक के द्वारा ही प्रतिष्ठित है ना, क्योंकि धर्मशास्त्र क्या करता है? लोक की परंपराओं को एक संहिताबद्ध करता है, इसके सिवाय तो कोई धर्मशास्त्र नहीं है। ये कोई बाइबल या कुरान या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या अभी के कोई पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो तो नहीं है ना धर्मशास्त्र, कि हमने कह दिया कि ऐसे होगा और हम घोषणा करते हैं कि ये होगा। ये तो कल्पना ही नहीं थी भारत में। शासन को तो छोड़े, पंडित भी ऐसे नहीं कह सकता, उसे तो कुछ पागल वागल माना जाएगा। भाई तुम ये बताओ क्या होता है, क्या है, पूर्वज कैसे रहे हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है और क्या उचित है और क्या अनुचित है, बस इतना बताइए आप। तो शास्त्र और लोक का विभाजन तो यूरोपीय विभाजन है, फोक और क्लासिक का, है ना। शास्त्र और लोक जैसा कोई विभाजन अकल्पनीय है। जो लोक है वही शास्त्र है, वस्तुतः लोक ही शास्त्र का रचयिता है कई अर्थों में, अभी बताते हैं कैसे। लेकिन वो इतना, एक तो ये जो भारतीय समाज है इसमें कोई एक उस तरह से आप डिवीजन कर ही नहीं सकते। जो अविकसित विकासशील समाज है, जैसे कि यूरोप का समाज है, ईसाइयत पहले थी, अब आधुनिक हुआ है, एनलाइटेंड हुआ है, तो उसका स्ट्रेटिफिकेशन जो है, सामाजिक स्तर विन्यास स्पष्ट है और इकहरा है। तो भारतीय समाज में तो ऐसे कोई इकहरा सामाजिक विन्यास है ही नहीं है। अपनी जगह कुल हैं, कुलों का एक अपना अनुशासन है, फिर इसके बाद कुलों का समूह हो गया जिसे जाति कहने लगे किसी समय, और फिर इसके बाद गांव के अपने अनुशासन है, फिर संप्रदाय का, साधना के मामले में संप्रदाय है जो वैचारिक अनुशासन है, फिर गुरुकुल है जो विद्या का अनुशासन है कि आप किस गुरुकुल में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, किस संप्रदाय की साधना करते हैं। फिर श्रेणियों के अपने अनुशासन है, व्यापारियों की श्रेणियों के, गिल्ड के, जिन्हें निगम कहा जाता था और श्रेणी भी कहा जाता था। शिल्पियों के अपने संघ है, उनके अपने अनुशासन है। और फिर राजा का काम इन सबको यथास्थित, मतलब जो जैसा, जो उनकी मर्यादा स्थिर है उसमें रखना, मर्यादित रखना। राजा का कुल काम है मर्यादित रखना। तो ये जो शास्त्र है ये कैसे हैं? तो पंडित लोग उसको लिख देते हैं इसलिए कि भाई ये चल रहा है, उनका वो काम है। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो निष्प्रह रहें, वितरागी रहें, किसी की ओर भी आसक्ति नहीं पालें, बल्कि साधना करके अपने चित्त को शुद्ध करके, पहले तो चित्त शुद्धि पर ध्यान है ना। तो पहले, सबसे पहले जो आपका उपकरण है, ज्ञान को ग्रहण करने का साधन तो आपके पास सबसे पहले आपका चित्त और बुद्धि है। तो पहले तो चित्त और बुद्धि की जो साधना कर चुका है, जिसको लोग जानते हैं, उसने जो लिखा वो प्रमाण है। ये नहीं कि वो कौन सी डिग्री प्राप्त है, डिग्री की तो कोई कीमत ही नहीं है। बड़ी से बड़ी डिग्री वाला मूर्ख हो सकता है, शास्त्रों के विषय में भी, दुनिया के विषय में भी। उसके अपने दिमाग की खुजली और चार और विद्वानों के दिमाग की खुजली को पढ़ लिया और डिग्री ले लिया, तो वो तो कुछ दिमागों की खुजली के संकलन को आजकल शिक्षा कहते हैं। उसका कोई भी ज्ञान से संबंध नहीं, वो तो एक तरह से कबाड़ है। तो पंडित ने लिख दिया, लेकिन समाज में मान्यता किनकी है? तो एक स्तर विन्यास ये है कि साहब 11 प्रकार की इकाइयां हैं, कुल है, वर्ण है, संप्रदाय हैं, श्रेणी है, इन सब के अपने अनुशासन है, गुरुकुल, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, मल्टीपल डिसिप्लिन है ना, मल्टीपल यूनिट्स है, बहुस्तरीय विन्यास भी है और इकाइयां भी बहुस्तरीय। तो ये इतना सरल नहीं है कि बस ऐसे है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये तो एक विभाजन हुआ, कुलों का अलग है, गांव का अलग है, संप्रदाय का अलग है, न्यायिक इकाइयां हैं गांव और खाप पंचायत, फिर अंत में राज्य, और विद्या की इकाई है गुरुकुल, ऐसे बहुत सारी इकाई हैं। तो और दूसरे सबको ये पता था अपनी परंपरा के कारण कि सत, रज और तम, ये 3 गुण से ही संसार है। तो जो भी जितने भी क्षेत्र हैं सभी में त्रिगुण है। तो हर घर में भी जो पैदा हुआ है बच्चा व्यक्ति रूप में, उसमें तीनों में से किसी एक में सत्व प्रधान होगा, किसी में रज प्रधान होगा, किसी में तम प्रधान होगा, ये समझ थी। पंडितों में भी किसी में सत्व प्रधान है वो अलग दिखेगा आचरण से, शील से, किसी में तमस प्रधान है तो वो दिखेगा। तो जिसमें सत्व प्रधान है उसका सम्मान करते थे। तो घरों में भी कोई भी बच्चा हुआ, अगर उसमें सत्व प्रधान है तो वो अधिक सांसारिक लालसाओं में नहीं पड़ेगा, परंपरा का जो ज्ञान है, भजन करने लगेगा, भगवान का ध्यान करेगा और पवित्र जीवन जिएगा, तो उसको कहने लगेंगे ये तो महात्मा है, साधु है। फिर अंत में वो उसी जीवन में बढ़ गया तो बहुत बड़ा साधु और संत और महात्मा के रूप में पूजित हो गया, तो उसको भी उतना ही बड़ा प्रमाण मानते हैं।
आप देख लीजिए संपूर्ण भारत में हर इलाके में ऐसे लोक पंडित लोग हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़ा या नहीं ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे भी हमारे यहाँ इस तरह की कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। पढ़ाई तो ये आधुनिक समय में चला है ना, पढ़ना क्या होता है, सुनना ही तो मुख्य है। उसने कहीं से सुना, इसीलिए भारतीय शास्त्रों का सबसे वृद्ध संवाद, शिक्षा क्या है, वृद्ध संवाद। अपने अपने क्षेत्र के सयानों से आप संवाद करते हैं, ग्रोन अप पीपल, वृद्ध यानी ग्रोन अप। तो जो जिस विषय में ग्रोन अप है, वृद्ध है, उसने आपने संवाद, उससे आपने उस विषय में संवाद कर लिया तो आप ज्ञानी हो गए। तो इसका स्कूल कॉलेज से तो कोई लेना ही देना नहीं ना। जो जिस विषय का वृद्ध है, ग्रोन अप है, ज्ञान की जिस शाखा में जो व्यक्ति वृद्ध है, उससे आपने संवाद कर लिया। पुस्तक भी संवाद ही तो है। आपने ऐसे संवाद किया, वैसे संवाद किया, अपने माता पिता से किया, गुरुजनों से किया, क्षेत्र के इलाकों से किया। तो जो इस तरह का सतोगुण प्रधान व्यक्ति है, वो प्रायः कहीं मठ बना के रहते थे या ऐसे ही अकेले ही घूमते थे, और लोग उनका सम्मान करते थे, उनको भोजन भी देते थे, आदर भी करते। उनका भी वही महत्व है जैसे किसी पंडित का होगा, धर्माचार्य का होगा, सन्यासी का होगा। वो हो सकता है वो सन्यासी उस अर्थ में होगा कि शादी नहीं की, लेकिन बाकी और कोई परंपरागत सन्यास का कोई कर्मकांड नहीं भी करता हो, लेकिन वो अपने कुटी में रहता है, पूजित है। सारे देश में ऐसे लोग हैं, लोक पंडित हैं, उनका बहुत सम्मान है। वो किसी जाति से आए हो कोई नहीं पूछता, क्योंकि उन्होंने सत्व गुण प्रधान जीवन जिया है। तो वो भी अथॉरिटी है, पंडित भी अथॉरिटी है, राजा भी अथॉरिटी है, कई प्रकार की अथॉरिटी है ना। आचरण के विषय में भी कई अथॉरिटी है। माता पिता कह रहे हैं तो ये हमारे कुल का नियम है, तो कुल की अथॉरिटी माता पिता हो गए, कुल के वृद्ध हो गए, कुल के ग्रोन अप पीपल हो गए। विद्या के विषय में आचार्य लोग वृद्ध हो गए, और आचरण के विषय में या अध्यात्म के विषय में केवल शास्त्रों को कहीं, क्योंकि शास्त्र और उसमें भेद नहीं है ना। तो भाई ये अकेले रहता है, घूमता है, साधुओं की संगत करता है, उसको स्वयं में उस रूप में प्रमाण मान लिया। अब ये तो सब आधुनिक विभाजन है ना, कि कबीर उन्होंने कह दिया, कहीं कहा है कि नहीं कहा, कहा तो जाता है कि कबीर ने कुछ लिखा और चेलों ने ज्यादा लिखा, लेकिन मान लो कह दिया कि मसी कागज छुओ नहीं, तो उसको आपने कोई एक मार्किंग वो रेखा मान ली। कोई भी विद्वान जो है उसका पढ़ने लिखने से इस रूप में मसी कागज से क्या संबंध है भाई। वो साधुओं के पास गया, विद्वानों के पास गया, वहां उठा बैठा। तो अब मूर्खों की तरह, जैसे कबीर सबसे रोचक उदाहरण है, उन्होंने कह दिया मसी कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ, उसी को ले उड़े मूर्ख। हमारे सारे ही बाबा उसकी भाषा तो देख लेते, उसमें तो सारे ही शास्त्र हैं। कोई भी आप भजन लीजिए, साखी लीजिए, शबद लीजिए, रामायणी लीजिए, शास्त्र के सिवाय वहां क्या है। तो वो कहाँ से आ गया, कबीर की खोपड़ी से आया है क्या? कहाँ की बेकार की कल्पना है कि नहीं नहीं वो तो पढ़े लिखे नहीं। अच्छा है पुरुष एक पेड़ है, निरंजन हुआ की डार, फिर देवा शाखा भया, पात भया संसार। ये क्या कबीर पेड़ से सीख के आए थे या साधना से ये होता है? साधुओं की संगत किए, उसी से सुना ना ये सब कि अक्षय पुरुष है, निरंजन है, ये सब शब्द कहाँ के हैं? साधुओं की संगत के, वो शास्त्र ही है। तो कबीर तो शास्त्रज्ञ हैं, कबीर की भाषा बताती है कि बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हैं, और मूर्खों का झुंड कहता है कि नहीं नहीं वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये तो बुद्धिहीन लोग हैं ना इस समय, जो अपने आप को अध्यापक और आलोचक और क्या क्या कहते हैं, उनसे तो नहीं चलेगा। आप देखिए लिखा क्या है उस व्यक्ति ने, तो लिखा है, तो कहा क्या है, मुंह से बोला क्या है, लिखा भी गलत शब्द है ना। जो उनका छपा हुआ मिलता है वो शब्द क्या है, वचन क्या है, तो सब तो शास्त्र है। बिना संगति के, बिना साधुओं, और मीरा ने क्या कहा, संतन ढिंग बैठ बैठी। मतलब ज्ञान का वो भी तो प्रकार है ना, संतों के पास बैठना, साधुओं के पास बैठना, जो लोग उदात्त और पवित्र और सात्विक जीवन जी रहे हैं, जिनकी सांसारिक आसक्ति नहीं है। शास्त्र के लिए उसके लिए बड़ा भद्दा शब्द शिष्णोदर परायण, तो मैं नहीं कहूंगा। मतलब जो लोग शिष्णोदर परायण नहीं है, बल्कि थोड़ा उदात्त जीवन जीते हैं, उनकी संगत करना, साधुओं के पास बैठना, सत्संग करना, उससे ज्ञान आता है। तो परंपरा से तो शास्त्र और लोक का कोई विभाजन असंभव है। मीरा लोक है कि शास्त्र हैं, कबीर लोक हैं कि शास्त्र हैं, रैदास लोक हैं कि शास्त्र हैं। रैदास के सारे ही जो कविताएं हैं उसमें तो शास्त्र ही है। किसी भी बड़ा जो साधु संत है जो बोलता है, बहुत से साधु होते हैं हर जगह, हमारे यहाँ खंडवा में बहुत बड़े साधु हुए हैं, इंदौर में हुए हैं, रीवा में हुए, जहाँ देखिए आपके यहाँ सब जगह होगा, उत्तराखंड में भी होगा। वो साधु जो बोलते हैं वो सब शास्त्र ही होता है, कहीं से सुन रखते हैं।
क्योंकि ज्ञान तो अंत में कहा ना वृद्ध संवाद है, अपने अपने विषय में ज्ञानी लोगों से संवाद करना, यही मूल ज्ञान है। अब अगर ये समझ होती तो भारत सरकार जो चला रही है उल्लुओं की तरह सारे देश को साक्षर बनाएंगे, उसकी निरर्थकता तो प्रकट हो जाती। कोई यहाँ कोई भी अज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो सब किसी न किसी ज्ञानी की संगत करता है। तो तुम कहो भाई हम फलाने तरह का लिखना पढ़ना सिखाएंगे, तो अपनी मर्यादा में रहो, इतना दम तो मत पालो हम लिटरेसी लाएंगे। तुम कहे कि लिटरेसी लाओगे, तुम खुद इलिटरेट हो। भारत के 76 वर्षों में हुए प्रत्येक प्रधानमंत्री इलिटरेट रहे हैं, ये शास्त्रों से सिद्ध किया जा सकता है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। निरक्षर और अज्ञानी रहे हैं, तुम किसको ज्ञान फैलाओगे? सारे ही शिक्षा मंत्री अज्ञानी रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आपने कुछ भी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फलाना यूरोप की कोई 10, 5, 50, 100, 200, 500 किताब जानते हैं। अरे आप शास्त्र नहीं जानते, आप ज्ञानी कैसे हो गए? कौन सा प्रधानमंत्री भारत में ज्ञानी हुआ है? किसी ने वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, धर्म से तुम ज्ञानी कैसे हो गए? साधुओं की संगत भी नहीं की, अरे जाके वहां चिलम हुक्का भी नहीं पिया, तुम कहाँ से ज्ञानी हो गए? चलो और कुछ नहीं करो, कुछ नहीं आता तो कितने साधुओं की जाके तुमने चिलम भरी, कुछ भी कितनों की संगत की, तुम ज्ञानी कहाँ से हो गए? तो हम लिटरेसी रेट लाएंगे क्यों? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि यही स्टैंडर्ड है, यही इंडेक्स है। तो आप वो एक अलग विषय है। तो मुख्य बात यह है कि शास्त्र और लोक का विभाजन भारत में संभव था, और वर्तमान में ये बहुत अधिक इसलिए बढ़ गया है कि राज्य जो है ये भारत का परंपरागत राज्य नहीं है, ये भारत के ज्ञान परंपरा से संपन्न लोगों का प्रतिनिधि राज्य नहीं है, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की परिभाषा में भी प्रतिनिधि राज्य नहीं है। केवल वोट लेता है, लेकिन मनुष्यों को ये कुछ सड़क, अस्पताल और इस तरह की भौतिक चीजों को चाहने वाला व्यक्ति मानता है, यानी उनको इंद्रिय और मन से संपन्न नागरिक मानता है। उनमें बुद्धि है, उनमें स्मृति है, उनमें संस्कार है, उनमें ज्ञान परंपरा का बोध है, उनमें ज्ञान की भी अभिप्सा होगी। जैसे तुम में ज्ञान की अभिप्सा है कि हम यूरोप का फलाना ज्ञान लाएंगे, मार्क्सवाद लाएंगे, समाजवाद लाएंगे, राष्ट्रवाद लाएंगे, तो जो चित्त तुमको मिला है ज्ञान की अभिप्सा से मिला है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। तो प्रत्येक नागरिक में ज्ञान की अभिप्सा है, ये भी तो जानो। तो आप उसका प्रतिनिधित्व करते हो कि किसी किताब की लिखी हुई चीज का प्रतिनिधित्व करते हो? अगर आप पुस्तकस्थ किसी मतवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप भारत के जनता के प्रतिनिधि कैसे हुए? आप तो जनता को कुछ सड़क, खड़ंजा, अस्पताल और भौतिक वस्तुओं को चाहने वाला कोई एक मूढ़ सा व्यक्ति मानते हैं। मान रहे हैं कि भारत के लोगों की कोई ज्ञान संबंधी अभिप्सा नहीं है, अध्यात्म संबंधी अभिप्सा नहीं है, आत्मा परमात्मा संबंधी अभिप्सा नहीं है, कर्मफल और पुनर्जन्म संबंधी अभिप्सा नहीं है, उनको बस यही चाहिए। और आपने ये बता दिया है कि हम यही दे सकते हैं, तो वो नागरिक भी वही मांगता है, साहब यहाँ स्कूल खोल दीजिए, साहब ये सड़क बना दीजिए, वो सिंचाई कर दीजिए। आपको इसमें लज्जा भी नहीं आती? शर्म आनी चाहिए कि राजा से ये मांगने की चीज है। अरे भाई ये स्थानीय स्तर पर लोग कर लेंगे, अपना हजारों साल से कितने सब तालाब बनाते रहे, बांध बनाते रहे, सड़क बनाते रहे, आपस में मिलकर कर लेंगे। कितना लज्जास्पद होगा वो व्यक्ति जो शासन में है और उससे लोग सड़क की मांग करते, बिल्डिंग की मांग करते हैं। उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उससे ज्ञान, भगवान राम से भी लोग क्या कहते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं। हमारा कोई राजा ज्ञान के विषय में शून्य है, मूर्ख है, और ऐसा शासक है कि जनता में अपेक्षा भी उसने इन्हीं भौतिक वस्तुओं की जगह रखी। अरे भौतिक वस्तुएं तो तुम बाधा मत डालो तो लोग स्वयं ही कर लेंगे। आप सब जो आप में से जिनकी थोड़ी भी अधिक उम्र है वो जानते होंगे कि कैसा कोटा परमिट लाइसेंस राज में शहरों में, कस्बों तक में चीनी के लिए, राशन के लिए लाइन लगती थी। वही देश है ना। ये सारा केवल उत्पादन से नहीं हुआ है, व्यवस्था से भी हुआ है। आपने जब वो कोटा परमिट लाइसेंस राज को खत्म किया तो वही प्रचुरता दिखने लगी। तो आपने तो ये बना दिया था कि लोग अन्न के लिए और वस्त्र के लिए भी राशन में लगे, और इसमें आपको लज्जा भी नहीं आती थी। वही देश है। तो शास्त्र लोक तक कैसे जाता था, उसकी एक पूरी परंपरा रही है ना। जब वो परंपरा ही आपने अवैध कर दी, जैसे कि अभी भी लेकिन चल रही है सौभाग्यवश, हो सकता है कल को कोई ऐसा शासन आए जो सचमुच जनप्रतिनिधि है तो वो उसको मान्यता दे देगा, अपनी मर्यादा में रहेगा। ये सब शासन, शिक्षा तो शासन का काम होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा विभाग क्यों खुला है कायदे से? तो अगर कोई भारतीय शासक आएगा सचमुच भारतीय चेतना वाला, तो सबसे पहले वो शिक्षा विभाग को विसर्जित कर देगा। शासन में शिक्षा विभाग क्यों होना चाहिए? बहुत हो तो आप शिक्षा अनुशासन विभाग रख दो,
आपका एक ऐसा छोटा सा स्मार्ट सा विभाग रहे जो ये अनुशासन देखे कि भाई अनशन पढ़ाई नहीं, लेकिन लोग क्या पढ़ेंगे, ये लोग तय करेंगे ना। शिक्षा विभाग खोल दिया, फिर सबको शिक्षित कर रहे हैं, सबको लिटरेट कर रहे हैं, स्वयं इलिटरेट हैं शास्त्रों के विषय में, ज्ञान के विषय में, देश को लिटरेट करने चले हैं। बड़े गर्वित हैं, लिटरेसी रेट इतना हो गया है क्योंकि वो हमारा मालिक अमेरिका में बैठा या कहीं और बैठा हुआ यूनेस्को में, वो कहता है कि यही लिटरेसी रेट चाहिए। तो अभी ये स्थिति है। तो शास्त्रों से लोक का संबंध इसलिए था कि वो व्यवस्था ऐसी थी। कैसी व्यवस्था? पहला तो लोक में ही शास्त्र व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? ज्ञानियों की संगत से, मान्यता से, परंपरा से, हर घर में कोई ना कोई शास्त्र पढ़ा जाता है। अपने कुल का भी एक कोई मानते हैं कि ये हमारा पूज्य ग्रंथ है, उसे पढ़ना धर्म मानते हैं, स्वधर्म मानते हैं, कुल धर्म मानते हैं। फिर इसके बाद गांव में, हर देश के हर विभाग में कथाएं होती हैं, है ना, कथावाचक होते हैं, उपदेशक होते हैं। फिर वो उन शास्त्रों से प्रेरणा लेते हैं। फिर उससे भी बड़े बड़े विद्या केंद्र होते हैं, धर्म के बड़े बड़े आचार्य होते हैं जो उच्च स्तर की बहस करते हैं। कथावाचक भी उन्हीं को ध्यान से सुनते हैं, उनसे सुन के सामान्य माने एक तरह से बीच के मध्यस्थ लोग हो गए। तो एक पूरी परंपरा है ना, बड़े बड़े दिग्गज धर्म केंद्र हैं, धर्माचार्य हैं, ज्ञानी लोग हैं जिनको राजा भी मान्यता देता है, उनके चरणों में सिर झुकाता है। ऐसे ज्ञानी लोग हैं देश भर में, सबको पता है। इसके बाद बीच में कथावाचक और उपदेशक हैं। फिर हर गांव में या गांव के झुंड में ही सही कोई एक मंदिर है जहां बीच बीच में ये कथाएं होती हैं, ये शास्त्र होता है। फिर समाज में उसी का सम्मान होता है जो इनको सबको याद कर ले और अपने मन से भी कुछ कविता भजन आदि कर ले और वैसा जीवन जिए, साधु हो, संत हो, या अच्छी कविता ही कर देता है तो प्रशंसा करेंगे बहुत अच्छा। तो वो भजन भी उसी तरह के लिखता था, कविता भी उसी तरह के लिखता था जिसमें शास्त्र की गूंज होगी। तो ऊपर से नीचे तक जो एक व्यवस्था जब चल रही है, जो शीर्षस्थ धर्माचार्य सोच रहे हैं, वही बीच में कथोपदेशक, भागवत आदि के प्रवचनकार, रामचरितमानस रामायण पर बोलने वाले कथावाचक वो बोल रहे हैं, वही उसके नीचे के भजन गायक बोल रहे हैं, वही उसी प्रेरणा से गांव गांव में किसी में थोड़ी भी प्रतिभा है काव्यात्मक तो वैसी कविताएं रच रहा है, वो भी लोकप्रिय हो रही हैं। तो एक ही चीज है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है कि शास्त्र अलग है, लोक अलग है। जो शास्त्र है वही लोक है और जो लोक है वही शास्त्र है। तो जब तक ये व्यवस्था है तब तक शास्त्र और लोक में अभिन्न संबंध है, अविच्छिन्न संबंध है, एकदम एक संबंध है, एक अटूट संबंध है। लेकिन ये 15 अगस्त 1947 के बाद तो आपने ये संबंध तोड़ दिया। अब तो शिक्षा क्या है ये शासन बताएगा, और शासन के खासतौर से शिक्षा सचिव बताएंगे, क्योंकि मंत्री तो प्रायः कुछ जानते नहीं है अपवाद छोड़ के। शिक्षा सचिव ने पढ़ाई क्या की है? तो लॉ एंड ऑर्डर की पढ़ाई की है। आपके वही मसूरी में उनको प्रशासन का शिक्षण दिया जाता है ना। उन्होंने पढ़ा है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विधि एवं प्रशासन, और निर्धारित कर रहे हैं कि भारत में शिक्षा क्या हो। यानी जिसने शिक्षा के विषय में, ज्ञान के विषय में कोई विशेष अध्ययन ही नहीं किया है कि संसार में कितने ज्ञान है, भारत में कितना ज्ञान है, भारत में ज्ञान की कौन सी शाखाएं हैं, कुछ मतलब नहीं। वो जो है सचिव महोदय मंत्री जी को एक ड्राफ्ट लिख के देंगे, फिर वो मंत्री जी उसको शिक्षा नीति घोषित कर देंगे। अभी भी वही हुआ है, वो ये वर्तमान शिक्षा नीति भी ऐसे ही कबाड़ा है ना। उसमें एक आध आपने दिखाने के लिए कुछ कर दिया, हाँ साहब, इंडियन नॉलेज सिस्टम। वाह, तो कोई इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या बोला होती है भाई? सारा ही नॉलेज सिस्टम इंडियन। आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह का डिवीजन नॉलेज में तो हमारे यहाँ भारतीय अभारतीय है ही नहीं। अरे ज्ञान तो पढ़ाइए, ज्ञान में लोगों की जिधर रुचियां हो वो जाने दीजिए। और भारतीय तो स्वाभाविक रूप से बहुलांश भारतीय भारतीय ज्ञान को पहले जानना चाहेंगे, और कुछ अलग से एक्सपर्ट बना दो विदेशी ज्ञान का, तो वो सब तो है नहीं। तो जब राज्य का, अगर हम अपने शास्त्र की भाषा में करें तो जब पाप पूर्ण राज्य का बलपूर्ण हस्तक्षेप समाज में हो जाता है, और शास्त्रों के अनुसार 76 वर्षों से भारत में पापपूर्ण शासन, शास्त्र की किसी भी कसौटी पर 76 वर्षों से भारत में जो शासन है वो अधार्मिक और पापपूर्ण शासन है। क्यों? क्योंकि वो भारत के लोगों की ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो जब पापपूर्ण शासन बलपूर्वक हस्तक्षेप करके भारत के शास्त्रों को बाधित कर देता है, उनको रिडंडेंट बना देता है, त्याज्य अथवा अप्रासंगिक, अथवा यूं ही अलग से आप पढ़ लीजिए लेकिन जीवन के लिए अनिवार्य नहीं, ऐसा बना देता है, तो शास्त्र और लोक, तो लोक भी वो कहे कि लोग हैं उसमें विशृंखलित लोग हैं। आप देखिए किसी का कुछ भी विचार है, आपस में संवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुट बनाकर सत्ता पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पर कब्जे का भी अपना ढंग आप करिए,
लेकिन बाकी एक समाज में संवाद का हमारे यहाँ सदा से ही एक स्पेस रहता था, भाई आप करिए सत्संग। आप इसीलिए देखिए शुरू में कम से कम डॉक्टर लोहिया वगैरह जब तक थे तो इतना कटु आपस में मतभेद होकर भी उनमें संवाद था पार्टियों में, क्योंकि वो समाज में है, ये उनकी विशेषता नहीं है। और अब इसके बाद संवादहीनता है, उसमें स्वार्थ के लिए संवाद अभी भी है। बड़े बड़े नेता जो हैं वो आपस में काफी मिलते जुलते हैं, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम ये कर दो, ऐसे कर देना, वो। लेकिन समाज के सामने संवाद करते दिखो ना आप भाई, तो समाज के सामने आप सामाजिक विषयों पर संवाद ही नहीं करते। तो जब ऐसा राज्य आ जाए और उस राज्य के प्रतिस्पर्धी, यानी जो राज्यारूढ़ है वो भी और जो राज्य का स्पर्धी है, दो ही प्रकार की पार्टियां हैं, या तो कोई राज्यारूढ़ है, दूसरा राज्य स्पर्धी है, राज्य में आना चाहता है। जब राज्यारूढ़ और राज्य स्पर्धी दोनों ही प्रकार के राजपुरुष भारतीय ज्ञान परंपरा के शत्रु हो जाएं, विरोधी हो जाएं, बाधक हो जाएं, अवरोधक हो जाएं, तो शास्त्र और लोक में विच्छिन्नता आ जाती है। तो 76 वर्षों से शास्त्र और लोक में विच्छिन्नता आ गई है, लेकिन संस्कार बहुत गहरे हैं, इतने गहरे संस्कार हैं कि जिसमें थोड़ी भी प्रतिभा है, थोड़ी भी स्मृति है, थोड़ा भी किसी अच्छे कुल में जन्म लिया है या आसपास से सीखा है, सुना है, तो उनको स्मरण आ जाता है, नहीं नहीं कुछ ऐसा देखें तो शास्त्र क्या है। धर्मपाल जी 60 वर्ष की उम्र तक तो उन्होंने कोई विशेष शास्त्र पढ़े नहीं थे भारत के। फिर जब उनको लगा कि अरे भारत ऐसा है, यहाँ तो पंजाब के नागरिक, तमिलनाडु के नागरिक सबको देखा, ये तो काफी जानते हैं, खेती के बारे में भी ज्ञान रखते हैं, शासन और प्रशासन का भी। फिर और अध्ययन किया तो उनको महत्व समझ में आया। तो फिर धर्मपाल जी को जिन्होंने सुना उनको भी, इसी प्रकार देश भर में लोग हैं जो नहीं किसी को सुने तो भी अपने मन से आता है भाई जरा देखें, तो जब देखते हैं तब उसका महत्व समझ में आता है। जैसे आपने अभी बताया त्रिपाठी जी ने शुरू में कि भाई हमने जब वाल्मीकि रामायण पढ़नी शुरू की तो पता चला कि नहीं, इतना आसान नहीं है कि हम सब जानते हैं सीरियलों के द्वारा या किसी फिल्म के द्वारा जो जानते हैं वो तो आधुनिक लोगों ने बनाया है। हालांकि उसमें भी कम से कम कुछ तो उन्होंने मर्यादा रखी है प्रारंभ में, जिन्होंने रामायण और महाभारत बनाई। अब तो जो आ रहा है वो तो कुछ बंदरों की उछल कूद चल रही है, आदि पुरुष और जाने क्या क्या नाम से, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब आपको पता चलता है ना, जिसमें संस्कार हैं, जिसमें, क्योंकि प्रत्येक संस्कार किसी आकांक्षा को जन्म देता है। हमारे शास्त्रों में कहा है हर संस्कार, हर स्मृति आकांक्षा फलक है और हर आकांक्षा स्मृति को जन्म देती है। आपके भीतर कोई भी इच्छा जन्म लेती है तो ये माना जाता है कि या तो आप में पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, अथवा वर्तमान में ही अपनी प्रतिभा के कारण बचपन से, किशोरावस्था से आपके चित्त में सूक्ष्मता से ग्रहण किया है। कहीं आपकी पढ़ाई में वो नहीं था, लेकिन शास्त्रों का महत्व कहीं आपके चित्त ने, आपका चित्त वैसे भी तो चलता है ना, जो सुनता रहता है, देखता रहता है। जरूरी नहीं है कि वो हम क्लास में बात करें या कॉलेज में डिबेट में या यूनिवर्सिटी के सेमिनार में बात करें, उससे परे भी चित्त में वो सब भी अंकित होता रहता है। तो किसी कारण आपके चित्त में वो स्मृति अंकित है कि शास्त्रों के भी कोई देखना चाहिए कि क्या महत्व है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, तो वो फिर से शास्त्र की ओर जाते हैं। तो शास्त्र का और लोक का संबंध फिर उन्हें समझ में आता है, क्योंकि लोक में अभी भी आखिर ठीक है, जो अब नए नए कॉलेज के पढ़े निकलते हैं कथावाचक, वो उसमें आधुनिक मतवाद भी काफी घुसेड़ देते हैं, मनमानी करते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने शिक्षा ही ऐसी रखी है और उससे बाहर की शिक्षा तो है नहीं। तो बड़े बड़े संस्कारी घरानों के लोग भी अंत में पता चला कि ग्रेजुएट होते होते उनका भी बधियाकरण हो गया है, तो वो कथावाचक के रूप में भी वही मिश्रण कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अभी चल रहा है, कथा चल रही है, उपदेश चल रहे हैं, आयोजन चल रहे हैं, तो उससे भी लोगों तक बात पहुंचती है। तो इस प्रकार संस्कार इतने गहरे हैं। और फिर सीधे कम्युनिस्ट रेजिम तो नहीं आया ना, कम्युनिज्म से प्रेरणा भले ली, और अब तो फिर सोवियत संघ के बिखरने के बाद चालाक बहुत हैं भारत के नेता, ऐसी निंदा भी नहीं करी। हमारे यहाँ लोग बात बात में उनको जो तीखा बोलने लगते हैं, एक तो गुलाम कभी नहीं कहना चाहिए, वस्तुतः गुलाम नहीं, बहुत ज्यादा चालाक हैं और लौकिक हैं, यानी रजोगुणी हैं और तमस प्रधान हैं, लेकिन संसार की चीजों को सूंघ लेते हैं। सोवियत संघ विकसित हुआ तो फट से अमेरिका की तरफ चले गए, नरसिंह राव भी, राजीव गांधी भी और मोदी जी भी जा रहे हैं। इतना संसार की समझ बहुत अधिक है। तो उससे ये हुआ है कि आपने शिक्षा और संचार माध्यमों पर वैसा शिकंजा नहीं कसा है जैसा लेनिन, स्टालिन और माओ ने कसा था। तो उसके कारण भारत के लोगों के संस्कार के लिए भी थोड़ा स्पेस है। तो उसमें सिद्ध जैसी संस्थाएं, पवन जी जैसी और आप जैसे लोग हैं, उनको समझ में आता है भाई जरा शास्त्र को भी समझो। तो ऐसा व्यापक ये भी चल रहा है कि लोक में शास्त्र जा रहे हैं, थोड़ा विकृत रूप में जा रहे होंगे, थोड़ा तामसिक रूप में जा रहे होंगे, थोड़ा
प्रमाद और आधुनिक शिक्षा, आधुनिक मतवाद का मिश्रण के साथ जा रहे होंगे, लेकिन वो जा रहे हैं। तो अधिकृत रूप से तो शिक्षा लोक में शास्त्र को बाधित करती है, वर्जित करती है, लेकिन अत्यंत प्राचीन काल से चूंकि परंपरा है, और अभी भी यही एकमात्र क्षेत्र है विश्व में जहां जो यहीं पर जन्म लिया, जिस मतों, जिन आस्थाओं ने, जिन विचारों ने, वो इतनी बड़ी संख्या में है। 120 करोड़ हिंदू हैं भारत में आज भी। पता नहीं क्यों लोग हाय हाय करते हैं। ऐसा तो और कहीं नहीं है। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ था, और अरब में तो उसका नाम ही सऊदी अरब हो गया है। इस सऊद तो अधिकृत इस्लाम के विरोधी लोग थे ना। और ईसाइयत का जन्म इजराइल में हुआ था, इजराइल में आजकल यहूदी है। अपने जन्म स्थान पर ही ईसाइयत और इस्लाम अप्रतिष्ठित हैं, बहिष्कृत हैं या विवादित हैं। भारतवर्ष में तो हिंदू अभी भी बहुत 120 करोड़ की संख्या में है, तो एक तो विलक्षणता है। यहाँ जन्म लिए हुए लोगों ने अपनी ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखा है, पोषित किया है, और 76 वर्षों से पापपूर्ण शासन के बावजूद उसको जीवित रखा है। शासकों का भी यह है कि पापपूर्ण भले हो, लेकिन इतने भी तामसिक नहीं है, लेनिन, स्टालिन और माओ की तरह नहीं है कि एकदम नाश ही नहीं कर दिया। तो उन्होंने भी वोट के लिए ही सही इसको भी चलने दिया है। संस्कृत भी चले, पंडित जी भी चले, प्रणाम अनाम भी करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो बड़ी श्रद्धा से लोग पैर वैर पढ़ते हैं, पंडितों के, विद्वानों के, देवताओं के। तो उससे भी सब चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए पुनः शास्त्र और लोक का जो अभेद है वो फिर से कल को स्थापित हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। शास्त्र और लोक में भेद भारत में राज्यकर्ताओं ने और राज्य ने योजना पूर्वक, बलपूर्वक बाधित किया, लेकिन वो पूर्णतः बाधित नहीं हो पाया। और परंपरा से शास्त्र और लोक अभिन्न रहे हैं। लोक ही शास्त्र है और शास्त्र ही लोक में फैला हुआ है, उससे भिन्न और कोई दुनिया नहीं है। यही कहना था। अब आप लोग कोई प्रश्न उत्तर करेंगे तो बात और चलेगी आगे।